जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में जो होमवर्क सीरीज सर के द्वारा चलाया जा रहा है उसका डे 6 का जो है ना सोल्यूशन करने वाले हैं। टोटल 75 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि आपका जो है ना जल्दी से जल्दी क्या हो रिवीजन हो जाए। और इसका पीडीएफ हम जो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है ना आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है ना 1 से लेके 5 तक करवा चुके हैं। इसमें बीच का जो है ना 4 नंबर नहीं करवाएं, 4 अपलोड हो जाएगा। और बाकी जैसे से सर टेस्ट लेंगे ना वैसे उसे कंटिन्यू आपका एक क्लास आपका जो है ना आते रहेगा। थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन कोशिश करेंगे ना कि समय पे जो है ना आपका क्लास अपलोड हो जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि कम समय में जो है ना आपको रिवीजन करवाना है। देखिए ये टेस्ट हुआ था ना, 27/1/2025 को टेस्ट हुआ था। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया था? ब्राज़ील में किया गया था, याद रखिएगा। तो कह रहा है G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में किया गया है। नेक्स्ट है G20 की स्थापना जो है ना कब की गई थी? तो 1999 में जो है ना G20 का स्थापना हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा G20 का स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में G20 का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है G20 2023 का जो आयोजन है ना कहाँ किया गया था? तो भारत में किया गया था। भारत के कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में। भारत की न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो 105वां है। अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक में भारत का स्थान कितना? 105वां है। और नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 134वां है। कितना? 134 है। तो मानव विकास सूचकांक जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में भारत का रैंक कितना? 134वां है। और मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो में भारत का स्थान कितना है? 159वां है। कितना? 159वां। और भी याद रखिएगा, अगर पर्यावरण में पूछेगा तो कितना भारत का रैंक है? तो पर्यावरण में कितना? 176वां है। जलवायु सूचकांक में कितना भारत का रैंक 2025 में कितना है? 10वां है। और 2024 में पहले कितना था? तो जो है ना 7वां था, याद रखिएगा। और खुशहाली बोलेगा तो भारत का रैंक कितना? 126वां है। नेक्स्ट है कह रहा है उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के जो है ना रूप में किस देश को संबोधित किया है? तो किसको किया है? दक्षिण कोरिया। किसको किया है? दक्षिण कोरिया। तो कह रहा है कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है? तो दक्षिण कोरिया को किया है। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया किस रेखा द्वारा जो है ना अलग होते हैं? तो क्या होगा? 38 डिग्री अक्षांश रेखा। तो कह रहा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया किस रेखा द्वारा अलग होते हैं? तो 38 डिग्री अक्षांश रेखा के द्वारा जो है ना दोनों देश क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत जो है ना किस देश के द्वारा की गई है? तो चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। तो कह रहा है बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई है? तो चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से जो है ना मना कर दिया है? कौन सा देश किया है? ब्राज़ील। तो कह रहा है किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया है? तो ब्राज़ील किया है। नेक्स्ट है हाल ही में कह रहा है हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की गई है? तो मॉरिशस। किसको किया है? मॉरिशस। तो कह रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की गई है? तो मॉरिशस को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चागोस द्वीप समूह किस महासागर में जो है ना अवस्थित है? तो क्या होगा? हिंद महासागर में। क्या होगा? हिंद महासागर में। तो कह रहा है कि चागोस द्वीप समूह जो है ना किस महासागर में अवस्थित है? तो हिंद महासागर में। अगर यहाँ बात करेगा कि जो है ना चागोस द्वीप एगो डियागो गार्सिया द्वीप, ये भी कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। तो चागोस द्वीप समूह और एक क्या है? डियागो गार्सिया, ये दोनों किस में जो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। और चागोस द्वीप पे जो है ना किसका अधिकार है? तो ब्रिटेन का अधिकार है। अगर डियागो गार्सिया पे बोलेगा किसका अधिकार है? तो अमेरिका का अधिकार है, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि पाल्म ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरांगुटान कूटनीति पर जो है ना विचार करने का निर्णय लिया है? तो क्या होगा? मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया। तो कह रहा है पाल्म ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरांगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा देश है? मलेशिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश जो है ना कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। कौन सा? इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पाल्म ऑयल उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। अगर पूछेगा भारत में कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है ना पाम ऑयल का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत जो है ना पाम ऑयल का जो आयात करता है किस देश से ज़्यादा करता है? तो इंडोनेशिया से करता है। किससे करता है? इंडोनेशिया से, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौते से कथित तौर पर जो है ना मतलब क्या करा? अलग हो गया, ठीक है। तो कह रहा है किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौते से कथित तौर पर जो है ना हटने का विचार प्रकट किया है? तो कौन सा देश है? अर्जेंटीना है। कौन सा देश? अर्जेंटीना, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि COP21 का आयोजन जो है ना कब किया गया था? 2015 में किया गया था। क्या हुआ? 2015 में किया गया था। एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं ना कि
आप लोग को थोड़ा सा क्लास लेट होगा आने में, लेकिन आपको जो है ना 100% सटीक आंसर के साथ जो है ना आपको करवाया जाएगा। जो सर के द्वारा जो सटीक आंसर होता है ना उस आंसर के साथ आपको इस क्लास में करवाया जाएगा। या तो कोई भी क्लास हो, थोड़ा लेट होगा लेकिन आपको ऑथेंटिक आंसर के साथ आपको करवाया जाएगा, इसलिए थोड़ा पैसेंस बना के रखिएगा। आपका क्लास जैसे सर लेंगे वैसे आपका डेली क्लास रेगुलर बेसिस पे आएगा। लेकिन आप कोशिश करेंगे ना कि कंटिन्यू, मतलब शाम में क्लास होता है तो आपको सुबह जो है ना शाम या रात में या सुबह आपको क्लास जो है ना मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी लोग क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पेरिस समझौता के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। तो ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका स्थापना कब हुआ था? 2015 में स्थापना हुआ था। और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, इसका जो मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। याद रखिएगा कि पेरिस समझौता के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया। तो ISA की स्थापना किया गया। और कब किया गया? 2015 में किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? प्रोबोतो सुबियांतो। कौन है? प्रोबोतो सुबियांतो, याद रखिएगा। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के। कहाँ? इंडोनेशिया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ रहा है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। कह रहा है कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जो है ना शुरू किया गया है? तो क्या होगा? UNO के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और UNO का स्थापना कब हुआ? 1945 में स्थापना हुआ। और UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने संगठन से ने हस्ताक्षर किया है? तो कौन कितना किया है? 3 किया है। कौन कौन? USA, यूरोपियन यूनियन और क्या है? इंग्लैंड, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने या संगठन ने हस्ताक्षर किया? तो 3 देशों ने किया। कौन कौन देश? USA, यूरोपियन यूनियन और क्या है? इंग्लैंड है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर जो है ना किया गया है? तो PM गरीब कल्याण अन्न योजना। तो क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा है। कह रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया है? तो PM गरीब कल्याण अन्न योजना पे जो है ना किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो जन धन योजना। कौन सी है? जन धन योजना। और इसका स्टार्टिंग कब हुआ था? 2014 में किया गया था। नेक्स्ट है, पर्वत चोटियाँ महाबलेश्वर, त्रंबकेश्वर और ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? तो क्या हुआ? पश्चिमी घाट से। किससे? पश्चिमी घाट से। तो पर्वत चोटियाँ महाबलेश्वर, त्रिवेंकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? तो पश्चिमी घाट से है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या जो है ना किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश में। और टोटल कितना है? तो 12। कितना है? 12, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और टोटल कितनी मध्य प्रदेश में? टोटल जो है ना 12 है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो है ना कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा 106 है। कितना? 106। और 106वां जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? असम में, ठीक है। तो भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106 है। और 106वां जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेली नेशनल पार्क है, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में स्थापना हुआ। जिसका बाद में नाम क्या कर दिया? जिम कॉर्बेट कर दिया। उसके बाद वर्तमान में क्या नाम है? तो रामगंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय जो है ना कहाँ स्थापित किया गया? तो गया था कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। तो कह रहा है कि आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। लेकिन वर्तमान में कहाँ है? तो मुंबई में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा को कब जो है निरस्त कर दिया गया था? क्या होगा? 1970 में क्या कर दिया गया था? किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम को कब जो है निरस्त कर दिया गया? 1977 में किया गया। किसके द्वारा? तो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था निरस्त। और ये जो है ना कौन सा अधिनियम के तहत आया था? तो 1971 अधिनियम के तहत लाया गया था। और कौन लाई थी? इंदिरा गांधी की सरकार में जो है ना लाया गया था, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो घाघरा है। कौन सा? घाघरा। तो कह रहा है गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा है। अगर यहाँ पूछेगा गंगा के बाईं, यहाँ पे है ना, बाईं बोलेगा तो घाघरा, अगर दाईं बोलेगा तो कौन सा होगा? यमुना हो जाएगा। क्या होगा? यमुना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद में स्थापित किया गया था? तो बज्जी। क्या होगा? बज्जी। और बज्जी की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली, याद रखिए। कहाँ है? वैशाली, याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि विश्व में पहला गणतंत्र जो है ना किस महाजनपद में स्थापित किया गया था? तो बज्जी में किया गया था। और बज्जी का राजधानी कहाँ है? तो वैशाली है। नेक्स्ट है, और इस जो है ना इसका शहर बोलेगा, वैशाली का शहर कौन सा है? तो लिच्छवी है। कौन सा? लिच्छवी। नेक्स्ट है, कह रहा है जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आंत्र ज्वर भी कहा जा गया है कौन सा है? टाइफाइड। कौन सा है? टाइफाइड।
तो कह रहा है जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आंत्र ज्वर भी कहा गया है, कौन सा बीमारी है? तो टाइफाइड। और टाइफाइड जो है ना, इसी को जो है ना आंत का बुखार बोलते हैं। और टाइफाइड जो है किसको प्रभावित करता है, कौन सा अंग को? तो आंत को करता है। किसको करता है? आंत को। और इसका जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी है। और इसका जांच जो है ना, टाइफाइड का जांच किसके द्वारा करते हैं? तो विडाल टेस्ट के द्वारा जो है ना टाइफाइड का जांच किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत जो है ना कब की गई, और पहली बार जो है ना भारत रत्न कितने विभूतियों को नवाजा किया गया था? तो 1954 में स्टार्ट किया गया था। और कितने लोग को दिया गया था? 3 लोग को दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है ना किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो कह रहा है कि राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन यहाँ अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य का मंत्री परिषद जो है ना व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। ठीक है। व्यक्तिगत अगर रूप से पूछेगा तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति होता है। लेकिन सामूहिक रूप से बोलेगा तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो मिराबियो और ओबिसियस ने किया था। तो कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो मिराबियो और ओबिसियस ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है ना हटाया गया? तो भाग 7 को हटाया गया। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो भाग 7 को हटाया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में जो है ना कब शरण लिया था? तो 1959 में लिया था। कब लिया था? 1959 में। तो कह रहा है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया था? तो 1959 में लिया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक जो है ना प्रधान कौन होता है? कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? राष्ट्रपति। और यहाँ अगर पूछेगा कि व्यक्तिगत प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान जो क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। और सबसे छोटा बोलेगा तो साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ? अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से जो है ना बाहर अवस्थित है? कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2। कौन कौन? एक कंबोज है, एक कंधार है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। कितने ऐसे महाजनपद है जो भारत से बाहर अवस्थित है? तो 2 ऐसे हैं जो है ना भारत से बाहर अवस्थित है। पहला कौन है? कंबोज। दूसरा क्या है? कंधार है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों में प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है ना कौन सी है? तो क्या हो जाए? गोदावरी। क्या हो जाए? गोदावरी। तो कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो गोदावरी। कौन सा है? गोदावरी। नेक्स्ट है, कह रहा है अंत्योदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, याद रखिएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा आपातकालीन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से। क्या हो? एड्रिनल ग्रंथि से। तो कह रहा आपातकालीन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन पूछेगा एड्रेनलिन ग्रंथि से जो है ना कौन सा हार्मोन निकलती है? तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलती है। मतलब एड्रिनल ग्रंथि से जो है ना कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो है ना एड्रिनल जो ग्रंथि होता है कहाँ अवस्थित होता है? तो किडनी के ऊपर और जो है ना अवस्थित होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष जो है ना भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया? तो मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। तो कह रहा है भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया? तो मनमोहन सिंह ने दिया था। लेकिन जो है ना आर्थिक सुधार जो है ना आया था कब? तो 1991 में आया था। कब आया था? 1991 में, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो 13वां है। कितना? 13वां। तो कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? तो 13वां है। दोनों पूछा, यूटी और राज्य दोनों पूछा है। कौन सा स्थान है बिहार का? तो 13वां है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा जो है ना कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को
संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी? तो क्या हो जाएगा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा दी गई थी। तो कह रहा है कि संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है ना किसके द्वारा किया गया था? तो बसंत कृष्ण द्वारा किया गया था। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो बसंत कृष्ण जी द्वारा जो है ना किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों के विधानसभा चुनाव, याद रखिएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों के विधानसभा चुनाव। नेक्स्ट है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 299 थे। कितने? 299। नेक्स्ट कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो एच जे हाइवर थे। कौन थे? एच जे हाइवर। तो कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो एच जे हाइवर थे। कौन थे? एच जे हाइवर। नेक्स्ट कह रहा है कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो बम्बई से। क्या है वो? बम्बई से। ठीक है। तो कह रहा है विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो बम्बई का। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। तो कह रहा है कि संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किसी देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद का नहीं लिया था। तो कह रहा है कि संविधान सभा में। नेक्स्ट है, कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। कितना? 389। तो कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो स्वराज विधेयक कब? 1895। तो कह रहा है निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था 1895 में, याद रखिएगा। ठीक है। और अगर क्वेश्चन यहाँ पूछेगा ना कि 1934 में मतलब संविधान का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिए यहाँ पे हो जाएगा M.N. रॉय। कौन किया था? M.N. रॉय ने किया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? स्वराज विधेयक हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन में रहेगा 1934 में संविधान का विचार किसने प्रस्तुत किया? तब होगा M.N. रॉय किए थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है ना किसने किया था? तो फ्रैंक फ्रेजर ने किया था। कौन किया था? फ्रैंक फ्रेजर ने किया था। तो भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फ्रैंक फ्रेजर ने किया था। नेक्स्ट है, कह रहा है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। तो कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। और यहाँ पूछेगा कि संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? कनाडा से। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में भारत की संविधान सभा कितने समय तक जो है अस्तित्व में रही थी? तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी? तो फैजपुर अधिवेशन में रखा था। और ये फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। और एकमात्र अधिवेशन जो था ना वो गांव में होने वाला था। ठीक है। तो गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन कौन था? तो फैजपुर अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये कब हुआ था? 1937 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करानीन में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? तो B.N. राव को चुना गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो भाग 4 और प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? तो भाग 4 और प्रस्तावना में, दोनों में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है ना कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में किया गया था। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब किया गया था? जुलाई 1946 में किया गया था। नेक्स्ट है, B.L. मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया था? तो M.N. माधवन को बनाया गया था। तो कह रहा है कि B.L. मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया था? तो N. माधवन को बनाया गया था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका जो है ना मिलान कौन सा मिलान सही है। देखिए यहाँ पे नीति दिया हुआ है और गवर्नर जनरल है। देखिए द्वैध शासन नीति बोलेगा किस गवर्नर जनरल काल में आया था, तो लॉर्ड क्लाइव लाया था। कौन? लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट सहायक संधि की नीति बोलेगा तो ब्लेजली लाया था। और वेबकस सिद्धांत की नीति बोलेगा तो लॉर्ड डलहौजी लाया था। तो द्वैध शासन नीति बोलेगा तो लॉर्ड क्लाइव, सहायक संधि की नीति बोलेगा तो ब्लेजली, और वेबकस का सिद्धांत बोलेगा तो लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC, तीनों जो है ना लगातार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो है ना कौन था। कह रहा है 1764 में बक्सर युद्ध के समय जो है ना बंगाल का पूछ रहा है गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा ना कि बेंसी स्टार था। कौन था? बेस्टिन टार्ड। कौन था? बेस्टिन स्टार था। ठीक है, बेस्टिन स्टार था, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत सूबेदारी भी प्राप्त की थी। तो क्या था? मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत मतलब सूबेदारी भी प्राप्त की थी, तो मीर कासिम। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दी थी। तो एम परिकर थे। कौन थे? एम परिकर। तो कह रहा है कि द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दी। तो एम परिकर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का शुरुआत प्रारंभ करने का जो है ना श्रेय किसे प्राप्त है। तो फ्रांसिस डुप्ले को। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का शुरुआत प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो फ्रांसिस डुप्ले को। नेक्स्ट है डलहौजी ने भारतीय राज हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। तो 3 श्रेणी। क्या होगा? 3 श्रेणी। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर जो है ना हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है ना ये लड़कर मतलब हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था। और ये जो है ना तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच हुआ था। और ये जो है युद्ध था ना टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और इसमें जो है ना टीपू सुल्तान की हार हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो लागू बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन हटाया था किसने? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है ना हटाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि रिंग्स ऑफ हेंस नीति का संबंध जो है ना किस गवर्नर जनरल से है। तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वारेन हेस्टिंग्स। क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, तो कह रहा है कि रिंग्स ऑफ हेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है। तो वारेन हेस्टिंग्स से है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई थी। तो 1813 का जो है ना चार्टर एक्ट। तो कह रहा है कि भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई। तो 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था कब? 1793 ईस्वी में। तो कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भ्रष्ट के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो कौन था? रैयतवाड़ी। क्या था? रैयतवाड़ी। नेक्स्ट है 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? अलेक्जेंडर रीड ने किया था। तो कह 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? तो अलेक्जेंडर रीड ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि अरावली और विंध्याचल के बीच जो है ना कौन सा पठार अवस्थित है। तो मालवा का पठार। क्या होगा? मालवा का पठार। तो कह रहा है अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है। तो मालवा का पठार। नहीं, देखिए इसमें मिलान करना है। सूची 1 है और सूची 2 है। देखिए इसको मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि पंजाब हिमालय क्या हो जाएगा। तो पंजाब हिमालय किसके बीच है? सतलज और सिंधु नदी के बीच है। ठीक है, और नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय किसके बीच है? तो सतलुज और काली नदी के बीच है। क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय किसके बीच है? तो नेपाल हिमालय जो है ना काली और तिस्ता के बीच है। और असम हिमालय का बात करें, असम हिमालय किसके बीच है? तो तिस्ता और दिहांग के बीच है। तो पंजाब हिमालय बोलेगा सतलज और सिंधु, कुमायूं हिमालय बोले सतलज और काली, और नेपाल हिमालय बोलेगा तो क्या हो जाएगा? काली और तिस्ता। और असम हिमालय का बात करें तो क्या हो जाएगा? तिस्ता और दिहांग हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं 4 3 2 1 हो जाएगा जब बैठाइएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कश्मीर हिमालय में हिमनत चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों को हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? तो करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा। तो कश्मीर हिमालय में हिमनत चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों के हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? करेवा कहते हैं। नेक्स्ट है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र बुग्याल शब्द को जो है ना किसको निरूपित करता है? घास के मैदान। और कहाँ? उत्तराखंड में। तो कह रहा है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र बुग्याल शब्द का किसको निरूपित करता है? तो घास के मैदान को करता है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से
दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो पटकई, नागा, मणिपुर और क्या है? मिजो। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? तो पटकई, नागा, मणिपुर और क्या होगा? मिजो होगा। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को जो है ना मिलोसिस बेसिन कहा जाता है? तो मिजोरम को। तो कह रहा है उत्तर पूर्व के किस राज्य को मिलोसिस बेसिन कहा जाता है? मिजोरम को। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? तो कौन सा है? अन्नामलाई, फिर नीलगिरी और क्या है? कार्डमम। ये सब किस में है? पश्चिमी घाट के अंतर्गत है। और नल्ला मलाई और जवादी ये सब किस में है? पूर्वी घाट में है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों को आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी। तो कह रहा है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? नीलगिरी। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें जो है ना गुजरात का क्या हो जाएगा? काठियावाड़ तट, बिल्कुल क्या है? सही है। महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? कोकण तट, बिल्कुल क्या है? सही है। कर्नाटक क्या हो जाएगा? मालाबार तट, बिल्कुल क्या है? सही है। और केरल का जो है ना कोरोमंडल तट नहीं होगा, ये क्या है? तो गलत है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, केरल का क्या हो जाएगा? मालाबार तट हो जाएगा। और कोरोमंडल तट किसका है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे केरल हो जाएगा मालाबार तट और तमिलनाडु का हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमृत धरोहर को शामिल किया गया है? तो 15। कितना? 15। तो यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमृत धरोहर को शामिल किया गया? तो 15। और तो 15वीं कौन सा है? गरवा। और गरवा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का है। ठीक है, नेक्स्ट है कुंभ मेला को यूनेस्को को अमृत धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया है? 2017 ईस्वी में। तो कह रहा है कि कुंभ मेला को यूनेस्को की अमृत धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? तो 2017 में जो है ना शामिल किया गया है। तो ए सेट नंबर था 6, सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। डे जो है ना 6 का टेस्ट था। ठीक है, तो अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर जो 7 हुआ है, जो 7 का टेस्ट हुआ उसको अगले क्लास में जो क्या करेंगे? कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास को जो है ना सभी ग्रुप में आप लोग शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसका जो है ना आंसर के साथ पीडीएफ आपको चाहिए, क्वेश्चन विद आंसर के साथ, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से है, उसी नाम से जो है ना टेलीग्राम चैनल है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।